एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज फ्रॉम फार्म टू शेल्फ। फार्म से लेकर के शेल्फ तक, है ना। फार्म मतलब फार्मर्स, खेत जो है, खेतों से लेकर के आपके जो किचन है, किचन की शेल्फ तक लेके आना है। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग डायरेक्टली आपके मेंस का सब्जेक्ट बनता है, जीएस पेपर 3 में आता है। टॉपिक नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने वाला था ईरान। अब सीज फायर अनाउंस हो गया है, तो पता नहीं क्या करे, बट इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड इज इंडिया ओपन्स डोर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये न्यूज 2 साल पहले पहली बार आया था कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और इंडिया जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में इनवाइट कर रहा है कि आइए और अपना कैंपसेस यहाँ पे खोलिए। तो जीएस पेपर 2 हायर एजुकेशन सोशल जस्टिस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल मेंस के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक आर हाईली इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक जो है वो भी हार्मोन्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा ही, क्योंकि इसकी बात बार बार हो ही रही है। फ्रॉम फार्म टू शेल्फ पे चलते हैं। ये आर्टिकल लिखा हुआ है श्री चिराग पासवान का। वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं। तो जब मिनिस्टर लिख रहे हैं तो वो बहुत सारे डिटेल और नुआंसेस लिखेंगे, तो हम इसको एनालिसिस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। द आर्टिकल हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। यह आर्टिकल हाईलाइट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ओवर द पास्ट 11 ईयर। पास्ट 11 ईयर्स में इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैसे चेंज हुआ है उसको पूरा एनालाइज करने वाले हैं। जो भी की गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं, फॉर एग्जांपल पीएमएफएमई। पीएमएफएमई इस साल आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आप एग्जाम में लिखिएगा। पीएम केएसवाई एंड पीएलआई शोइंग हाउ दे हैव एम्पावर्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने घर में ही पापड़ बनाना शुरू कर दिया, घर में ही अचार बनाना शुरू कर दिया, उनकी पैकेजिंग शुरू कर दी और उसको बेचने लगे। उनको कैसे इन्होंने इंस्पायर किया है। इनहेंस एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स एंड पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब। और किस तरीके से इंडिया को एज ए ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब जो है वो पोजीशन किया गया है, ये पूरा आर्टिकल अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कोई भी रॉ प्रोडक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल आप राइस की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आप व्हीट की बात कर लो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स की बात कर लो। कोई भी रॉ प्रोडक्ट अगर निकल के आता है एग्रीकल्चर का, या फिर डेयरी का, मिल्क प्रोडक्ट की बात कर लो, एनिमल हस्बेंड्री का, मीट की बात कर लो, है ना, पोल्ट्री की बात कर लो, फिशिंग, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए, ट्रांसफॉर्म थ्रू अ प्रोसेस इन सच अ वे दैट इट्स ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडरगो अ चेंज एंड द ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट हैज कमर्शियल वैल्यू एंड इट्स सुटेबल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन। इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि जो भी ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉमर्शियल वैल्यू पहले से हाई हो और ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन के लिए क्या हो, सुटेबल हो। इसको हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। फूड प्रोसेसिंग बोल के डायरेक्ट टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग के हर साल यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो यूपीएससी मेंस का एक टॉपिक तो आपका अभी के अभी प्रिपेयर हो गया। एपीएससी में भी सेम सिलेबस है, भले ही वो हर साल क्वेश्चन दें या नहीं दें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में इंक्लूड होता है विथ व्यू टू प्रिजर्व फूड सब्सटेंस इन एन इफेक्टिव मैनर, इनहांस देयर शेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी। और साथ में यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप फ्रूट्स लेके आए, फ्रूट्स का आपने जूस बना दिया, जूस को आपने पैकेज में डाल दिया, रियल फूड, रियल फ्रूट, रियल जूस, है ना, ट्रॉपिकाना, ऐसे नाम से बहुत सारे जूसेस बिकते रहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन बन रहा है, उनका शेल्फ लाइफ बढ़ जा रहा है। वैसे आप अगर फ्रूट को छोड़ दोगे तो शायद 2 दिन में, 4 दिन में खराब हो जाए। अगर आप जूस बना के छोड़ दोगे तो भी शायद 2 दिन में खराब हो जाए। बट जूस बना के आप उनको अच्छे से पैकेजिंग कर देते हो तो 3 महीने, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स की उनकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। सप्लाई चेन इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या सप्लाई चेन होता है। पहले तो इनपुट, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसका इनपुट चाहिए, उससे आप कुछ चीजें प्रोड्यूस कर लो, है ना, ठीक है। या कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर को आपने प्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अगर कुछ भी हो रहा है उसको आपने प्रोक्योर कर लिया और स्टोर कर लिया।
मतलब खरीद लिया और उसको स्टोरेज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप राइस की बात भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स की बात भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेबल्स की बात कर सकते हो। फिर आता है प्राइमरी प्रोसेसिंग। अब मान लो जैसे फ्रूट्स में भी आप लोगों ने क्या कर दिया, प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब होता है फ्रूट्स का ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ग्रेडिंग, है ना, कि ये फ्रूट जो है दबा दबा सा लग रहा है, छोटे साइज के, अब उनको निकालना शुरू कर दिया। जो अच्छे साइज और शेप के फ्रूट हैं उनको एक साथ रखना शुरू कर दिया, उनके ऊपर छोटा छोटा स्टिकर देखा होगा बहुत बार आपने, एप्पल वगैरह के ऊपर स्टिकर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनका प्राइस आपने बेचा, फिर ये है 300 रुपीज kg, और ये जो किसी भी आड़े तिरछे साइज में है वो है 200 रुपीज kg। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग, कि आपने उसका सॉर्टिंग कर लिया, आपने उनका ग्रेडिंग कर लिया, आपने उनको क्लीन कर लिया, आपने उनको पैकेजिंग कर दिया, पैकेजिंग तक, बेसिक पैकेजिंग तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में पूरा पूरा हम उनका फॉर्म ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट का हमने जूस बना दिया, राइस का हमने राइस केक बना दिया, है ना। उसके अलावा कॉर्न का हमने कॉर्न फ्लेक्स बना दिया, मिलेट्स का कुछ हमने चिवड़ा बना दिया, पोहा बना दिया, पोहे को रेडी टू ईट पोहा बना दिया, कुछ ऐसा सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर दिया गया और उसको रिटेल स्टोर में भेज दिया गया जहां पे उनको बेचा जाएगा। आप जाते हो पॉपकॉर्न, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न खरीद के लाते हो, उसके उसको कुकर में डालते हो, पक 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 करके पूरा पॉपकॉर्न आप यूज कर लेते हो। वही पॉपकॉर्न, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न जो है, आप मूवीज देखने जाते हो वहां भी वही पॉपकॉर्न वो लोग लेके आते हैं और वहीं पे उसको बना लेते हैं। वही नाचोज लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न वगैरह, चिप्स वगैरह, वो क्या है, फूड प्रोसेसिंग का ही तो एग्जांपल है। इंडिया के फूड प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, 512 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया में। इंडिया हैज लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। इंडिया का लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। 17% ग्लोबल शेयर ऑफ मिल्क इंडिया जो है एक्वायर करके रखता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 17% में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरीज का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, सीरियल्स का, सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट हम इसमें से प्रोसेस कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग ही नहीं कर रहे हैं। मरीन को हम सिर्फ 8% प्रोसेस कर रहे हैं। मिल्क का 35% प्रोसेस, क्योंकि मिल्क से आप पनीर खाते हो ना, पनीर खाते हो, दही खाते हो, तो भी मिल्क का प्रोसेसिंग कितना हो रहा है, 35% हो रहा है। पोल्ट्री का प्रोसेसिंग कितना हो रहा है, 6% ही प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा फूड प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, बट हमारा प्रोसेसिंग काफी पीछे चल रहा है। प्रोसेसिंग को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं उसको हम समझते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया इज अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हम इस साल भी मोर देन 6% से ग्रो करने वाले हैं। भले ही बाकी वर्ल्ड में थोड़ा वॉर जैसे सिचुएशन है, बट फिर भी हम 6% से ज्यादा तेज इकोनॉमी से ग्रो करेंगे। 1.3 बिलियन पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, 1.3 बिलियन पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, इतने 1.4 बिलियन से ज्यादा का पॉपुलेशन है। फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई अलाउड है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से, यूएस से, सिंगापुर से अगर किसी को एक कंपनी खोलनी होगी फूड प्रोसेसिंग के इंडिया में, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, तो 100% स्टेक ले सकता है सीधे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे से अलाउड हैं कि इंडिया में आके फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करें। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी हो गया है, कहीं भी आप उस प्रोडक्ट को बेचिए, चाहे आसाम में, बिहार में, यूपी में, मेघालय में, हर जगह आपको सेम जीएसटी का रेट देना पड़ेगा। तो प्रोसेस जो है वो पहले से काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। टोटल फूड प्रोडक्शन में हम सेकंड स्थान पे आते हैं। एग्री कमोडिटीज में हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो बहुत फेवरेबल है इंडिया के अंदर। चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस? सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, सप्लाई चेन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं। लैक ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग में बहुत जगह नहीं होती है। स्टोरेज फैसिलिटीज का कमी है इंडिया के अंदर। इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत कम है, तो उसका इनएडिक्वेट लिंकेज है। लैक ऑफ प्रोसेसेबल वेराइटीज, बहुत सारे वेराइटीज हमारे पास ऐसे हैं ही नहीं जिनको प्रोसेस किया जा सकता है। सीजनलिटी पे बहुत सारा डिपेंडेंस हो जाता है। सप्लाई चेन इंस्टीट्यूशनल गैप्स हो जाते हैं। एपीएमसी मतलब कितना कहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, जो भी किसानों ने फ्रूट्स, वेजिटेबल और बाकी अनाज उगाए हैं, कल्टीवेट किए हैं, उनका खरीदने को प्रोक्योरमेंट बोल दिया जाता है। इनएडिक्वेट फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स,
क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम नहीं कर पाते, वहीं हम फ्रूट का क्या बना देंगे, जूस बना देंगे, बस वहीं तक रह जाते हैं। दूध का क्या बना देंगे, दही बना देंगे, यहीं तक रह जाते हैं। देखो यकुल्ट करके एक प्रोडक्ट आया, यकुल्ट है ना, यकुल्ट ऐसे डब्बा बन के छोटा सा ऐसा दही दे देता है 20 रुपए का, है ना, कि आप दही ये यकुल्ट खाओ, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये सब जो है हमारा डेवलपमेंट है इनोवेशन प्रोडक्ट का, फूड इंडस्ट्री में हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा उसको बेच भी नहीं पाते हैं बाहर में। मखाना का नाम आपने जरूर सुना होगा, लोटस सीड्स, फॉक्स नट्स, है ना, अलग अलग नाम से हम लोग मखाना को जानते हैं। यहाँ पे देखोगे मिश्रा मखाना, है ना, मिश्रा मखाना की बात की जा रही है। इमरजेंस ऑफ ग्रास रूट फूड रेवोल्यूशन, ग्रास रूट फूड रेवोल्यूशन जो कहाँ से निकला, मखाना टू द वर्ल्ड। मखाना बिहार में बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, वर्ल्ड का मोर देन 90% मखाना कहाँ होता है, बिहार में। गैनीश कुमार मिश्रा फ्रॉम बिहार, है ना, इनका नाम है गैनीश कुमार मिश्रा, इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम बिहार डेवलप्ड अ फ्लेवर्ड मखाना ब्रांड दैट इज नाउ एक्सपोर्टेड टू द यूएसए एंड कनाडा। यूएस एंड कनाडा को एक्सपोर्ट किया जाता है ना, सीधे सीधे। ये देख रहे हो मखाना का जो सारे मखाने के सीड्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसा, एक साइज का, एक शेप का आपको दिखेगा। फ्लेवर्ड, अलग अलग फ्लेवर्ड, कोई ब्लैक पेपर, कोई सॉल्टेड, कोई स्वीट, अलग अलग फ्लेवर को यहाँ पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मखाना तो एक हो गया, मखाना को आपने निकाल लिया, कल्टीवेट कर लिया, फिर उसको साफ कर लिया, धो लिया, सुखा लिया, धोना सुखाना अगर उसमें इन्वॉल्व है तो ठीक है, फिर उसको क्या कर लिया आपने, उसमें अलग अलग फ्लेवर दे दिया और उसको क्या कर लिया, पैकेजिंग कर लिया, हो गया आपका फूड प्रोसेसिंग, बेसिक फूड प्रोसेसिंग। और ये प्रोजेक्ट किसने सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। अगेन रिपीट करो, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME स्कीम। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है, जो स्कीम है, दिस डेमोन्स्ट्रेट हाउ ट्रेडिशनल इंडियन क्रॉप्स आर गेनिंग ग्लोबल मार्केट एक्सेस। ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल इंडियन क्रॉप्स जो हैं जैसे मखाना, उनको ग्लोबल मार्केट एक्सेस कैसे मिल रहा है। अब ये स्कीम कितने काम की हो गई, अगर मान लो आपने छोटा सा कोई घर पे यूनिट बना के रखा है कि अचार बना लिया, अब अचार को पूरे वर्ल्ड में बेचना है, ठीक है, या फिर कुछ छोटा सा आपने बैम्बू सूट से कुछ डेवलप कर लिया, उसको वर्ल्ड में बेचना है, तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो है, ये आपके स्कीम आपके काफी काम आ सकती है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, छोटा छोटा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, आप बेसिकली अचार बना रहे हो, अचार मतलब पिकल्स, पापड़ बना रहे हो, ठीक है, छोटा छोटा फूड प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, इसके तहत गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको क्या देती है, बेनिफिट्स देती है। PMFAE टू बेनिफिट ओवर 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, 2 लाख से भी ज्यादा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को PMFAE यहाँ कवर करने वाली है, सब्सिडाइज लोन देने वाली है, बैंक लोन विद 35% सब्सिडी, जिसका लिमिट 10 लाख तक होगा, 10 लाख तक का लोन मिलेगा जिसमें 35% सब्सिडी होगा इंटरेस्ट के ऊपर। लोन एंड सब्सिडीज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट का स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, अगर आप वही प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो उसके अंदर भी आपको लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को लॉन्च किया गया था 2020 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट्स का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। ओवर 1.41 लाख लोन्स हैव बीन सैंक्शनड टू सपोर्ट मोर देन 3.3 लाख मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसको कहते हैं, वुमेन लेड ग्रुप होता है, वुमेन लेड। वुमेन जो होती हैं गांव में, वो छोटा छोटा 10-20 लोगों का एक ग्रुप बना लेती हैं और वो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलता है ना। ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो है, यहाँ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम कश्मीर टू द अंडमान आइलैंड आर फॉर्मलाइजिंग ऑपरेशंस एंड एक्सेसिंग न्यू मार्केट्स। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं कश्मीर से लेकर अंडमान तक, वो ऑपरेशंस को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, न्यू मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड अलाइनिंग रूरल कैपेसिटीज विथ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रूरल कैपेसिटीज को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट का पुश हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग इज नाउ अ क्रिटिकल पिलर फॉर एग्री इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए फूड प्रोसेसिंग जो है ये बहुत क्रिटिकल पिलर है। इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसका होना है, फूड का होना है। वी हैव ट्रांसफॉर्म द फियर ऑफ बिजनेस इनटू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने फियर ऑफ बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा मोदी जी बोलते हैं। तो खाली बिजनेस की बात अगर हम करें, बिजनेसेस से क्या होगा,
लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि आपके पास लैंड होना चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। चलिए ये सारी चीजें हैं आपके पास, बट अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है तो आपको लैंड एक्वायर करना होगा, बिल्डिंग रेंट पे लेना होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देखना होगा, उसमें वाटर सप्लाई देखना होगा, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने होंगे, लेबर हायर करने के लिए गवर्नमेंट का लेबर से रिलेटेड जो रेगुलेशन है, कितना मिनिमम पेमेंट देना होगा, कितना उनको ग्रेचुइटी देना होगा, कितना उनको पीएफ देना होगा, कितना मिनिमम वर्किंग आवर्स उनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वेकेशन लीव कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको टेक केयर करना पड़ेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब गवर्नमेंट ये सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को देखो, बिजनेस स्टार्ट करना, लेबर मार्केट को रेगुलेट करना, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करना, इलेक्ट्रिसिटी को लेके आना, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना, क्रेडिट लेना, है ना, ये सारा कुछ चीज जो है, पेइंग टैक्सेस पे करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करना, ये सब कुछ जो होगा वो कहां चलाया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आ जाएगा। बिजनेस को स्टार्ट करना, लोकेशन लेना, फाइनेंस पैसे लेना, ये कैपिटल मार्केट में जाके कैपिटल लाना पड़ेगा। डीलिंग विथ डे टू डे ऑपरेशन, ट्रक आया कि नहीं, इनपुट्स आया कि नहीं, आउटपुट कैसे जाएगा, ठीक बात है, टैक्सेस कैसे पे होगा, जीएसटी पोर्टल है कि नहीं है, इनकम टैक्स पोर्टल कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर बिजनेस किसी और बिजनेसेस के साथ किसी और पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये सब कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, रिफॉर्म बहुत सारे किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। गवर्नमेंट ने और क्या क्या काम किया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएम केएसवाई इज प्रधानमंत्री किसान संपदा। अंडर दिस ओवर 250 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी हैज बीन क्रिएटेड। 250 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी क्रिएट किया गया है, अट्रैक्टिंग ओवर Rs 22,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आएगा। देखो ये बिस्किट बनाना है ना, बिस्किट को कुकीज बोल दोगे तो ज्यादा पैसे में बिकेगा, कुकीज बनाओ फिर। Creation expansion of food processing and preservation capacity, grants in aid at the rate 50% of eligible project cost in different area as well as SC, ST, FPOs, SHG subject to maximum Rs 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 करोड़ पर प्रोजेक्ट मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगा, ठीक है। एफपीओज मतलब होते हैं फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स का एक ग्रुप, SC, ST लोगों को मिलेगा 50% सीधे सीधे यहाँ ग्रांट्स इन एड गवर्नमेंट पीएमकेएसवाई के अंदर देगी। प्रधानमंत्री के और भी स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना आप प्रोडक्शन करते हो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। वैसे तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चीजों के लिए है, बट फूड प्रोसेसिंग के लिए भी है। विद कमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 8,900 करोड़, द स्कीम हैज लेड टू creation of over 3.3 lakh jobs and added more than 67 lakh metric ton of processing capacity। 67 लाख मेट्रिक टन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऐड हुई है। न्यू इंडिया PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस को क्रिएट करना, स्ट्रेंथन लोकल ब्रांड फॉर वाइडर एक्सेप्टेंस, लोकल ब्रांड क्रिएट करना जिनका एक्सेप्टेंस ज्यादा है, जिनका विजिबिलिटी ग्लोबल मार्केट में ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ऑफ फार्म जॉब्स क्रिएट करना, इंश्योर रेमोनरेटिव प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर, जैसे अभी हमेशा ये न्यूज देखते रहते हो, फॉर एग्जांपल बिहार से अभी एक न्यूज आ रहा था कि वहां पे जो परवल होता है, परवल है ना, वहां पे फार्मर क्या कर रहे थे, उसको रोड पे फेंक रहे थे क्योंकि उनका परवल का प्राइस 1 रुपए पर केजी मिल रहा था। ठीक है, तो आप सोचो कि फार्म प्रोड्यूस जो है उसका रेमोनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट उनको 10-20 रुपीज के लिए केजी तो मिलता, 1 रुपी पर केजी, क्योंकि पूरे बिहार में परवल ही परवल हो रखा था। तो ऐसा टमाटर के साथ, टोमेटो के साथ भी हो जाता है, ऐसा अनियन के साथ भी हो जाता है ना, ऐसा मिल्क के साथ भी हो जाता है। हायर इनकम फार्मर्स को मिलना चाहिए। यूनियन बजट क्या क्या करती है, यूनियन बजट 2024-25 अनाउंसमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट। इरेडिएशन यूनिट क्या करते हैं, फूड में बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकते हैं। ये इरेडिएशन यूनिट का क्या काम होता है कि बहुत सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल है, उन पे आप रेडिएशन कर दो और रेडिएशन से क्या होगा, उनका बैक्टीरिया ग्रोथ क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, है ना। फूड का जो पेरिश होने के चांसेस है, खराब होने के चांसेस कम हो जाएगा, उनका शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये इस साल बजट का है और डायरेक्टली आप इसको एग्जाम में लिखो, डायरेक्टली एग्जाम में अलग से भी आ सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज टू स्ट्रेंथन क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन।
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मखाना, मखाना की बात हम ऊपर कर रहे थे, लोटस सीड, फॉक्स नट, एम्ड एट बूस्टिंग वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ दिस यूनिक सुपर फूड। ये यूनिक सुपर फूड है इंडिया से, इसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए और ग्लोबल पोजीशनिंग होना चाहिए। निफ्टेम्स, निफ्टेम्स क्या है? इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहां पे है? कुंडली। एंड निफ्टेम कहां है? थंजावुर। निफ्टेम, निफ्टेम्स खोले जा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अभी तक आप आईआईटी सुने हो, अभी तक आप आईएएम सुने हो, अभी तक आप एम्स सुने हो, तो ठीक है, आईआईटी टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, आईएम्स मैनेजमेंट के लिए, एम्स किसके लिए काम कर रहे हैं? डॉक्टर बनाने के लिए काम करेंगे। या निफ्टेम्स खोले जा रहे हैं, निफ्टेम्स किसके लिए काम करेंगे? फूड टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर आपको हायर स्टडीज करना है आप यहां भी जा सकते हो। ये कुंडली में खुल चुके हैं, थंजावुर में खुल चुके हैं, और तीसरा एक निफ्टेम का सेंटर बिहार में भी आने वाला है। यूनियन बजट 2025-26 का मेजर अनाउंसमेंट, एक निफ्टेम खोलना है, कहां पे? बिहार में, टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फिलिप टू फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन द इंटायर ईस्टर्न रीजन। इंटायर ईस्टर्न रीजन में, इंटायर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ावा देना है। स्ट्रेंथनिंग फूड प्रोसेसिंग पावरिंग विकसित भारत, फूड प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन करना है, विकसित भारत को पावर करना है। बजट एलोकेशन 2000 करोड़ किया गया है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के लिए डायरेक्टली किया गया है। ये डायरेक्टली आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लोकल स्टोरीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ में एक रीजन है जिसको बोलते हैं बस्तर, बहुत ज्यादा नक्सलाइट ट्रबल्ड इलाका है बस्तर। बस्तर में सपोर्टेड अंडर पीएफएमए स्कीम हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ थ्राइविंग एंटरप्राइज। ये एक थ्राइविंग एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म किया गया। महुआ, महुआ आपको ट्राइबल इलाकों में मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। महुआ, महुआ से टी बनाया गया है ना, और महुआ फ्लावर्स का यूज करके टी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उसके बन जाते हैं, चॉकलेट, एनर्जी बार टी। महुआ बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट होता है और महुआ टी पूरा बेचा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही इंडिजिनस हेरिटेज को भी प्रिजर्व होगा। इंडिजिनस हेरिटेज प्रिजर्व करने के अलावा नेशनल मार्केट्स में उनकी वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है। व्हाट इज द कंक्लूजन? India's food processing revolution stands as a model of inclusive development where rural entrepreneurship, policy support and innovation coalesce to drive global competitiveness। जहां रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिसी सपोर्ट एंड इनोवेशन मिल जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को ड्राइव करने के लिए। इट मूव्स विथ रिन्यूड रिजॉल्व टुवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर एवरी ग्लोबल शेल्फ प्राउडली होल्ड्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जहां पूरा वर्ल्ड एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होल्ड करता है। अ सिंबल ऑफ कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एक सिंबल होता है कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी का और सेल्फ रिलायंस का। टॉपिक नंबर 2, ईरान मूव्स टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने मूव किया पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाए। अभी ये कल का न्यूज है, आज के न्यूज़पेपर में है। आज का न्यूज ये है कि ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया कि देखो हम सीज फायर कर रहे हैं। तो वापस ये ब्लॉक होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, बट हम ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं वंस एंड फॉर ऑल। Iran's parliament has approved a proposal to close the Strait of Hormuz pending a final decision by the Supreme National Security Council following US strike और Iranian military site। US ने डायरेक्टली ईरान के मिलिट्री साइट्स, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, जिसको हमने एक दिन पहले कवर किया। While previously seen as unlikely, the threat now appears serious। थ्रेट सीरियस होते जा रहा था। देखो अब ये रहा ईरान, है ना, ये रहा ओमान, ये रहा यूएई। तो यूएई, ओमान और ईरान के बीच में ये पतला सा जो स्ट्रेट है, पानी का स्ट्रेट किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर चैनल, नैरो वाटर चैनल, नैरो वाटर चैनल। नैरो मतलब इतना भी नैरो नहीं है आपके घर के बगल वाली नाली के बराबर, बट नैरो वाटर चैनल जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये लार्ज वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ से इधर सीधे आप, है ना, अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नैरो वाटर चैनल। अब यहाँ पे इस पर्सियन गल्फ में बहुत सारा, ईरान का भी, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, सबका यहाँ पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल यहाँ पे रिजर्व्स हैं और वहां से एक्सट्रैक्शन होता है और उसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए इनको बाहर एशिया में, यूरोप में और कंट्रीज में भेजा जाता है। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो ये डायरेक्टली ऑयल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। नैरो वाटरवे कनेक्टिंग पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान लीडिंग टू अरेबियन सी, क्रूशियल मैरीटाइम पैसेज फॉर मेजर ऑयल एक्सपोर्टर ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई,
इन सब के लिए ये क्या है, मेजर ऑयल एक्सपोर्टर वाली बात है। ज्योग्राफिक एंड जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी, हाई वल्नरेबिलिटी टू ब्लॉकेट्स एंड अटैक, हाईली वल्नरेबल है, कुड स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अगर ईरान ऐसा करेगा तो उसका जो रिलेशन है जो सऊदी अरेबिया से पहले ही अच्छा नहीं चलता है, यूएई से पहले ही नहीं चलता है, वो और खराब हो जाएगा। सीवियर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ग्लोबल एनर्जी मार्केट का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू क्या क्या होता है, इन 2024-25 30% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल, जितना सी से बॉर्न होने वाला ऑयल है, ट्रेड है, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम कंजम्पशन, जितना कंजम्पशन होता है वो उसके थ्रू पास होता है। 20% ग्लोबल एलएनजी, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल मेनली कतर से इसी रूट से होके निकलता है ना। ईरान उसको बना भी नहीं रहा, कतर बहुत ज्यादा उसमें आगे है। नो सी रूट ऑल्टरनेटिव, ज्योग्राफिकली देयर इज नो डायरेक्ट सी रूट ऑल्टरनेटिव टू बाईपास द स्ट्रेट, कोई और सी रूट वहां है ही नहीं। एनी डिस्रप्शन वुड सीवियरली अफेक्ट ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लोज, कॉजिंग शार्प प्राइस हाइक एंड ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। ऑयल प्राइस जैसे ही बढ़ेंगे, गैस प्राइसेस जैसे ही बढ़ेंगे, हर चीज का प्राइस जो है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, बढ़ जाएगा। शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, परसीव्ड रिस्क इन द रीजन, उस रीजन में जितना ही रिस्क होगा तो शिप्स उस रीजन से गुजरने वाले उनका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि अगर उन पर अटैक होता है तो पूरा का पूरा शिप बर्बाद हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा तो सारा कॉस्टिंग वापस से ग्लोबल ट्रेड में बढ़ने लग जाएगा। देखो वापस से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये रहा पर्शियन गल्फ, ये रहा अरेबियन सी, इससे कनेक्ट होता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। यहाँ जो कुछ भी ऑयल का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है उसको निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। ये सोर्स जो है देखो जून 17 2025 का सोर्स है, एंड दैट सोर्स इज बाय यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोर्स है डायरेक्टली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं, शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वही 30% ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल, 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड। ये डेटा आपको बार बार मिलेगा, डेटा अभी तक याद कर लो। ठीक है, और इस साल अगर 2024 की बात करें तो कितना मिलियन क्यूबिक मीटर्स एलएनजी यहाँ से पास हुआ है, या ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से पास हुए हैं, ये सारा ये कौन देता है, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स डेटा रिवील करता है। 17 जून का ये पूरा पूरा पब्लिश किया हुआ डेटा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर इंपैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया गेट्स 40% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हम 40% ऑयल लेके आते हैं। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट से लेके आते हैं, इंडिया को अपना सप्लायर को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हम बाकी जगह से भी, रशिया, यूएस, ब्राजील से भी खरीदते हैं। रशियन ऑयल मे राइज इफ हॉर्मुज शट्स, कीपिंग कॉस्ट लो, रशिया से हम ऑयल अपना बढ़ा देंगे। इंडिया से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर हम ग्लोबली हैं, थर्ड लार्जेस्ट, इंपोर्ट ओवर 85% ऑफ द ऑयल, अबाउट 50% ऑफ द नेचुरल गैस। जितना ऑयल हमें चाहिए 85% हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज में क्रूड इंपोर्ट्स पास थ्रू स्ट्रेट, हाफ ऑफ द इंडिया क्रूड कहां से पास करेगा, स्ट्रेट से पास करेगा। इकोनॉमिक रिस्क बढ़ेगा, प्राइस वोलेटिलिटी एंड इन्फ्लेशन ड्यू टू डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाईज, राइजिंग ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व का डिप्लीशन होगा, रूपी का डिफरेंशिएशन होगा। इंडिया प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, इंडिया क्या प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स है, ऑल्टरनेटिव ऑयल सप्लायर, रशिया, यूएस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ये ऑल्टरनेट ऑयल सप्लायर बन के निकले हैं। एलएनजी इंपोर्ट फ्रॉम कतर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस अनअफेक्टेड बाय स्ट्रेट। अब ऑयल सप्लायर इंडिया को अलग से देखो, अगर यहां से ऑयल नहीं लेंगे तो हम कहां से लेंगे, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज से ले सकते हैं, आगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहां से ले सकते हैं। ठीक है, रशिया से ले सकते हैं, ऊपर रशिया है, यूएस से भी हम ऑयल लेते हैं। ठीक है, इन सारे जगह से हम ऑयल्स को ले सकते हैं। कतर से जो हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस आता है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, वो स्ट्रेट से थोड़ा अनअफेक्टेड रहेगा, कतर वाला थोड़ा ऊपर लैंड रूट से लेके लाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल ऑल्टरनेटिव क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 9-10 डेज का सप्लाई दे पाते हैं, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। पॉसिबली हम क्या करेंगे, अपने ऑल्टरनेट सोर्सेज पे फोकस करेंगे, यूएस पे, नाइजीरिया पे, ब्राजील पे, रशिया पे। गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी, पोटेंशियल सब्सिडी ऑन डीजल एंड एलपीजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डीजल और एलपीजी पे क्या देना पड़ेगा, सब्सिडी देंगे, नहीं देंगे तो इंडिया में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। फिर क्रूड ऑयल से सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ती हैं, सारा कुछ एनर्जी से चलता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, तो हर चीज का प्राइस बढ़ने लगेगा। ऑयल रूट डाइवर्सिफिकेशन थ्रू सुएज कनाल होके यहाँ से, है ना, डाइवर्सिफिकेशन रूट को डाइवर्सिफाई करने की बात हो सकती है।
हॉर्मुज डिसरप्शन कुड बेनिफिट इंडियाज रिफाइनर्स, ये एक दूसरा आर्टिकल है कि हॉर्मुज ब्लैक होगा तो इंडिया का रिफाइनर जो रिफाइन करते हैं, रिफाइनर्स के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्योंकि रिफाइनर्स के बल्ले बल्ले इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है, नॉट यूएस, इस इलाके में क्रूड ऑयल निकलता भी है, रिफाइन भी होता है। तो रिफाइंड क्रूड ऑयल इस इलाके से नहीं निकलेगा। इंडियन जो रिफाइंड क्रूड ऑयल है, जो कि रिलायंस करती है और कंपनीज करती हैं, ओएनजीसी वगैरह करती है, तो इंडियाज रिफाइंड क्रूड ऑयल जो होगा वो आराम से बाकी कंट्रीज खरीद पाएंगी और वो और ज़्यादा महंगे दाम में बेच पाएंगे। एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह भी उसमें आ जाएगा। करंट एक्सपोर्ट सिनेरियो, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज रिफाइंड एक्सपोर्ट करंटली पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रिड्यूसिंग डायरेक्ट रिस्क एक्सपोजर। हमारा डायरेक्ट रिस्क इंडिया के रिफाइनरी पे नहीं है। ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी, प्राइसेस भी बढ़ जाएगा, है ना। यूरोपियन मार्केट वुड लाइकली ऑफर बेटर प्राइस टू इंडियन रिफाइनर, यूरोपियन मार्केट हमारे रिफाइनरीज को ज़्यादा अच्छा प्राइस देंगे। इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक नेट एक्सपोर्टर, हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बट उसको रिफाइन करके वापस एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम क्रूड ऑयल का करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी क्रूड ऑयल का करते हैं। तो हम एक्चुअली में एक स्ट्रेटेजिक नेट एक्सपोर्टर की तरह काम करते हैं। Surging gas oil price. Global gas oil cracks have surged, indicating tighter supply-demand condition for middle distilleries. Jet fuel and kerosene logistic risk. European aviation logistic heavily dependent on Middle East Gulf imports face serious risk. यूरोप जो है ज़्यादा सीरियस रिस्क फेस करेगा, इंडिया उतना सीरियस रिस्क फेस नहीं करेगा। ये पूरा आर्टिकल आपको, सेकंड वाला आर्टिकल इसमें यही बोलता है। इंडियन रिफाइनर्स, ठीक है, पोजीशन स्ट्रैटेजिकली एज नेट एक्सपोर्टर, तो जब अगर वो ब्लॉक होता है तो हमें ये सारी चीजें लेवरेज करने की जरूरत है। थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इंडिया ओपन्स डोर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडिया ने डोर ओपन किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसके क्या चैलेंजेस हैं और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमने डोर ओपन किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले से हम लोग हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जो है, दैट हैव बीन आवर की थीम, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। जस्ट वेट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंडिया में जितने भी लोग 12th पास होते हैं, 12th पास होके जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हायर एजुकेशन बोलते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब पीएचडी नहीं है, हायर एजुकेशन का मतलब ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन या उसके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ क्या है, हायर एजुकेशन है। उसके पहले क्या है, 12th तक स्कूल एजुकेशन की बातें होती हैं। तो हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ से इंडिया से यूथ जो है 12th के बाद, बहुत सारे यूथ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्या करने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए। तो हम लोग बहुत सारा डॉलर्स ऑलरेडी हम लोग खर्चा कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व में लॉस लगा रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे भी जितने लोग 12th पास हो रहे हैं, उसमें से अभी तक 30% से भी कम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 2-3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया एक तरह से कि बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, है ना। दे कैन ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया, बट वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो होनी चाहिए, वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। जब भी रैंकिंग की बात होती है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकलता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, तो इंडिया में बस आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटीज, आईआईएससी बैंगलोर, जेएनयू, इन सब कॉलेजेस को छोड़ के बाकी किसी का रैंक 200 के अंदर भी नहीं आ पाता है। इवन 2-3 कॉलेज ही ऐसे होते हैं या यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जिनका रैंकिंग हमारा 200 के अंदर होता है। 500 के अंदर आते आते हार्डली हमारे पास 5-6 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनका रैंकिंग वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में है। सोचो, हम लोग वर्ल्ड की टॉप सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, बट हमारे पास 500 में, टॉप 500 में 5 यूनिवर्सिटीज भी हमारे पास नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो आएंगी
और इंडिया में आके अपने कॉलेजेस अपने सेंटर खोलेंगी। ठीक है, उनका फीस हाई होगा, हाँ, बट उतना हाई नहीं होगा जितना वो ऑस्ट्रेलिया में चार्ज करती हैं, बट इंडियन यूनिवर्सिटी से हाई हो सकता है। ठीक है, इंक्लूसिविटी एक इशू हो सकता है, बट जो लोग फॉरेन बाप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लोन लेके जा रहे हैं, उनके लिए तो ठीक ही है, उनके लिए तो पैसे बचेंगे, रहने खाने का तो खर्च कम ही लगेगा इंडिया के अंदर, है ना, और बाकी फीस भी हो बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में कम ही लगेगा। Several foreign universities are setting up branch campuses in India. So far, 7 universities from the UK. UK की 7 universities, 5 from Australia, Australia की 5, and 1 each from US and Italy and Canada are in the process of obtaining necessary approval or have done so already. मतलब टोटल अगर हम बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज या एक तरह से 15 के अराउंड यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इन लाइन में है कि वो अपने अपने सेंटर्स कहाँ खोले, इंडिया में खोले। सोचो, ये 15 यूनिवर्सिटीज अगर अगले 5 साल में आ जाती है वर्ल्ड क्लास कैंपस फैसिलिटीज के साथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास करिकुलम के साथ, तो इंडियन यूथ का कितना फायदा होने वाला है। 15 फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू बी set up to open in India. Government grants approval. Liverpool University receives intent. Liverpool University को already intent मिल चुका है। India is witnessing a landmark shift in its higher education landscape as several globally renowned foreign universities gear up to establish campuses in the country. इनको फैसिलिटेट कौन करेगा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं इसको। सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, रेगुलेशन 2023। ये रेगुलेशन कब आया था? 2 साल पहले आया था, 2023 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बेस्ड है। कैंपसेस फॉर एग्जांपल गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। वहां पे वो अपने कैंपसेस खोल सकती हैं कि उनको इंडिया के रूल रेगुलेशन और कम फॉलो करने पड़े। नवी मुंबई, मुंबई का एक नया इलाका नवी मुंबई, जहां पे वो अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, वहां उनके एम्बिशन जो है और रेगुलेशन जो है और ज्यादा क्या होंगे? आसान होंगे। ड्राइवर्स बिहाइंड फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन इनटू इंडिया, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में एक्सपेंशन कर रही हैं? 2023 की बात करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉम्प्राइज 22% ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन यूके यूनिवर्सिटीज। यूके के यूनिवर्सिटीज में 22% कैसी थी? 22% सीधे सीधे इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। ऑस्ट्रेलिया में 24% इंटरनेशनल स्टूडेंट है। 30% कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट है। यूएस में कम है 6%, बट यूएस की कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 27% तक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। होस्ट नेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, Canada, UK have introduced visa restriction and capped international student admission. अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके ने वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। कितने स्टूडेंट वो इंटरनेशनली लेंगे उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो अब स्टूडेंट वहां कम जा पाएंगे, तो यूनिवर्सिटी खुद ही इंडिया आने की कोशिश कर रही है। वाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग टू इंडिया? डिक्लाइनिंग होम एनरोलमेंट, उनका होम एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है। वीजा बैरियर उनकी कंपनी ने लगा दिया है, और साथ साथ इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट भी है। हायर एजुकेशन बहुत लोगों को करना है। अभी इनरोलमेंट हमारा सिर्फ लेस देन 30% है। वो इनरोलमेंट बढ़ के हमें 50 तक फिलहाल ले जाना है। 50 के बाद हमें और ले जाना है, आगे इन फ्यूचर हमें 100% पहुंचाना है। अपॉर्चुनिटीज इंडिया हायर एजुकेशन मार्केट। इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर होस्ट ओवर 40 मिलियन स्टूडेंट्स। एक साल में 40 मिलियन, 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हायर एजुकेशन में अपीयर करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट 30% का ही है। देयर इज अ वास्ट रूम फॉर ग्रोथ, मतलब जो 12th पास करते हैं उसमें से 30% ही एडमिशन लेते हैं हायर एजुकेशन में। लोकल एक्सेस टू ग्लोबल डिग्रीज, मेनी इंडियन स्टूडेंट्स एस्पायर टू स्टडी अब्रॉड, not only for academic excellence but also to secure migration pathways. Foreign university campus in India offer a valuable alternative obtaining a foreign degree without leaving the country. कंट्री बिना छोड़े उनको फॉरेन डिग्री मिल जाएगा। क्वालिटी इंस्टीट्यूशन इंडिया में कम है ना। टीचिंग स्टैंडर्ड्स मीडियोकर है, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, रिसर्च का आउटपुट तो बहुत ही पुअर है। ऐसे में ये फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के काफी काम आने वाली है। चैलेंजेस क्या क्या होंगे? व्हाट आर द चैलेंजेस? स्ट्रक्चरल एंड मार्केट लेवल चैलेंजेस। चैलेंजेस में अफोर्डेबिलिटी, पैसा कितना लगेगा। ऑल्दो इंडिया हैज अ लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, अफोर्डेबिलिटी रिमेन्स अ क्रिटिकल इशू, है ना। 50 लाख एक साल की फीस होगी, 20 लाख एक साल की फीस होगी, 10 लाख एक साल की फीस होगी। कितने ही स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। फीस होगी कितनी। द कॉस्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इवन इफ अफोर्डेड विद इन इंडिया may still exceed with an average Indian household can bear, है ना।
मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास ही अफोर्ड कर पाएंगे। Precedent of mixed success, experience of foreign branch campuses in regions such as China, Southeast Asia, Central Asia have been mixed, है ना, बहुत अच्छा सक्सेस के एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है, तो मिक्स्ड सक्सेस मिला है। विद सम वेंचर्स सक्सीडेड, अदर फेस्ड रेगुलेटरी, फाइनेंशियल और स्टूडेंट एनरोलमेंट चैलेंज एंड एग्जिटेड, बहुत सारों ने एग्जिट भी कर लिया है। इंडिया प्रेजेंट इट्स ओन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स, इंडिया का अपना अलग चैलेंज होने वाला है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या होगा? यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नोटिफाइड फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2023 which provide a legal and regulatory foundation for foreign universities to operate in India। उसमें क्या था? ऑटोनोमी इन करिकुलम, करिकुलम मतलब क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या सिलेबस बनाना है, उसमें पूरा ऑटोनोमी यूनिवर्सिटी को मिलेगा। एडमिशन की पॉलिसीज क्या होंगी वो ऑटोनोमी से डिसाइड कर सकती हैं, फैकल्टी को रिक्रूट कर सकती हैं। प्रोविजन फॉर रीपैट्रिएशन ऑफ सरप्लस फंड, अगर उनका प्रॉफिट होता है उस पैसे को वो लेके भी जा सकती हैं। रिक्वायरमेंट टू बी अमंग द वर्ल्ड टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन ग्लोबल रैंकिंग, उनको बस वर्ल्ड का टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। और डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज इन नीश डिसिप्लिन, नीश डिसिप्लिन में, नीश नीश मतलब या तो 500 में आए या नीश डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल किसी एक साइंस की बात कर लो, वेटनरी साइंस, किसी एक डिसिप्लिन में वो बहुत ही टॉप में हो तो फिर इंडिया में वो खोल सकती हैं। यूजीसी के बारे में बात करते हैं। यूजीसी जो है, यूजीसी 1956 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना। यूजीसी सर्जेंट रिपोर्ट के बाद 1944 में उसको इनिशिएट किया गया था, 1945 में उसको फॉर्म किया गया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज के ऊपर रेगुलेशन करने का काम जो है यूजीसी का है, उसमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक? इफ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया कुड एनहांस स्टूडेंट चॉइस एंड एकेडमिक क्वालिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगे वो क्या करेंगे? स्टूडेंट चॉइस को, एकेडमिक क्वालिटी को एनहांस करेंगे। इनकरेज इंडियन इंस्टीट्यूशन टू रेज स्टैंडर्ड थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, इंडियन इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करेंगे स्टैंडर्ड्स रेज करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूशन का को भी कंपटीशन मिलेगा, बढ़िया कंपटीशन मिलेगा बाकी और कंट्रीज से भी, साउथ एशिया के कंट्रीज से, अफ्रीका से, जापान से, नेपाल से, सॉरी भूटान से, नेपाल से, और ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग इन करने, पढ़ने आएंगे। हाउएवर लॉन्ग टर्म सक्सेस कितना इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। प्राइस कितना रख रहे हैं लोग, स्टूडेंट का परसेप्शन कैसा बन रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली कि कॉलेज से पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जॉब कैसा मिल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।